द्वितीय सत्र में आप सभी का पुनः स्वागत है। हमारे बीच में संजय सिन्हा जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में ईशा काला जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में पुष्पा मोरे जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में के कमलेश कुमार तिवारी जी उपस्थित हैं, वो हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और आज की फैकल्टी भी, उनका स्वागत है। हमारे बीच में कमल कुमार कपिल जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में श्रवण कुमार जी उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीता जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अनिता जैन जी उपस्थित है, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अशोक रंजन जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में ब्रजमोहन कुशवाहा जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर, उनका स्वागत है। हमारे बीच में दर्शन भट्ट जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन से जुड़े हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में दीपक यादव जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में हेमंत सिंह जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में डॉक्टर कोमल बालवानी उपस्थित है, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नरेंद्र सिंह जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीलम गौर जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीता विसारिया जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित, उनका स्वागत है। हमारे बीच में वीना शर्मा जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई अगर जुड़ा हुआ तो उनका स्वागत है। हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे आयुर्वेदिक में चरक 2, जो चरक की किताब है, चरक 1 चरक 2, वो अध्याय 7 से शुरू होती है। उस पर चैप्टर 8 जो द्रव्य गुण कर्म के आधार पर ट्रीटमेंट या निदान, पहले निदान और उसके बाद ट्रीटमेंट का की सुविधा प्रदान कर रहा है और उसके बारे में बता रहा है, उस पर चर्चा कर रहे थे। अब हम लोग बात कर रहे हैं जो सर्कुलेशन सिस्टम है हार्ट, उसके संबंध में धन्वंतरी एक बहुत अच्छी किताब है आयुर्वेदिक उपनिषद में, उस पर चर्चा करने जा रहे हैं कमलेश कुमार तिवारी जी, उनका पुनः स्वागत। आप खुद शेयर करेंगे आज, मुझे लगता है? ठीक, मैं शेयर करता हूँ। ठीक, तो मैं उनका हैंडओवर कर रहा हूँ और कमलेश कुमार तिवारी जी उस पर चर्चा करेंगे। ठीक, अरविंद सर को प्रणाम और अपने सारे साथियों को प्रणाम। हम लोग ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं, कुछ उसकी फंक्शन को और कुछ प्रोटोकॉल पे भी हम लोग चर्चा कर पाएंगे। तो ये मैं जानना चाह रहा था कि सीधे हम लोग को प्रोटोकॉल पे चर्चा करना है या सर्कुलेशन सिस्टम को भी थोड़ा जानना है? कुछ लोग बताएंगे, उस हिसाब से हम लोग बढ़ेंगे। सिस्टम को बता दीजिए। सर्कुलेशन प्रोटोकॉल तो मोरलेस बहुत डिफाइंड है, कम प्रोटोकॉल है, बस प्लॉटिंग उनकी है। प्लॉटिंग जब बता दी जाएगी तो उसके आधार पर बहुत से ट्रीटमेंट वैसे हैं। आप थोड़ा सर्कुलेशन पर चर्चा कर लीजिए। लोग केवल बीएचबी में लोगों ने पढ़ा होगा, यहाँ नहीं पढ़ा हुआ, थोड़ा सा यहाँ पर चर्चा हो जाए। किताब का मूल्य तभी निकलेगा, अर्थ, मूल्य का अर्थ जो है, किताब मूल्य है, तो किताब प्रिस्क्राइब्ड है तो उसमें केवल प्रोटोकॉल नहीं, क्या किताब कह रही है उस पर चर्चा भी जरूरी है। अवश्य ये करिए आप इत्मीनान से। हमारा एस्पर से बहुत गवर्न नहीं, हम कि जो लिमिटेड है उतना ही पढ़ेंगे हम, उसके अलावा ठीक है सर, उस पर थोड़ा हम लोग चर्चा करते हैं। जी, हम लोग बीएचबी में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा हम लोग वापस उसको एक बार रिविजिट कर लेते हैं, जिससे याद आ जाएगा कि हम लोग क्या है फंक्शन। तो ये जो सर्कुलेशन सिस्टम है मुख्य रूप से कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के थ्रू, तो इसमें दो चीजें हैं। एक ब्लड का सर्कुलेशन होता है और सर्कुलेशन करने के लिए जो माध्यम है, जो सर्कुलेशन करने का कार्य करता है, वो कार्य हार्ट करता है। तो ब्लड का सर्कुलेशन क्यों होना है, ब्लड का फंक्शन क्या है, उनमें जो जो पार्ट्स है, तो ब्लड का जो मुख्य रूप से काम है वो हम लोग देख लेते हैं कि क्या करता है ब्लड। तो ब्लड का जो मुख्य काम है, ये लंग्स से ऑक्सीजन लेता है, लंग्स के थ्रू ब्लड में ऑक्सीजन मिलता है,
कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है और ये ऑक्सीजन सेल तक पहुंचता है और सेल ही उसका फाइनल यूजर है। तो सेल ऑक्सीजन ले लेता है, रिएक्ट करके एनर्जी जनरेट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और कार्बन डाइऑक्साइड वापस ब्लड के जो पार्टिकल्स हैं उनके थ्रू बाहर निकलता है तो वो लंग्स को दे देता है। इसलिए जो भी दो, एक आर्टरीज और एक वेन्स है, जिसमें आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसको हम लोग बोलते हैं शुद्ध या स्कारलेट रेड है, तो जो पंप प्रेशर देता है, मीन्स की हाई प्रेशर से जो पंप हार्ट टू बॉडी जाती है, हार्ट टू सेल तक जाने के लिए हाई प्रेशर की जरूरत होती है रादर देन कमिंग आने का। तो ब्लड सर्कुलेट करता है पंप हार्ट, और माने हार्ट को हम लोग पंप बोल सकते हैं और उसके चेंबर 4 होते हैं, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो पर्पज यही है कि ऑक्सीजन ले जाना है, न्यूट्रिएंट्स ले जाने, बाकी मिनरल्स और विटामिन ले जाना जो सेल यूज करेगा। तो वो कैसे करता है, वो ब्लड आर्टरीज और वेन्स के थ्रू और बाकी छोटे छोटे ब्लड वेसल्स है, कैपिलरी है, आर्ट्यूल्स है, उनके थ्रू सेल को ले जाता है। तो ये सर्कुलेशन का माध्यम है। हम लोगों ने पीछे जाना है कि जो ब्लड है वो अप्रॉक्स बॉडी में 5 लीटर है, या 7.7% ऑफ ह्यूमन बॉडी है। ब्लड का जो पीएच है वो 7.4 है। 7.4 का मतलब है कि हल्का क्षारीय है, एसिडिक नेचर का नहीं है, क्षारीय नेचर का है। और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जिस आर्टरी से निकलता है तो उसका कलर स्कारलेट रेड दिखता है। इसीलिए जो जिसमें जो आर्टरी होती है वो वेन की तुलना में थोड़ी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, और जो वेन होता है वो थोड़ा शाफ्ट होता है कंपेरिजन टू आर्टरी। अगर आप देखेंगे तो ये हार्ट का लोकेशन है, ये हार्ट यहाँ पे दिख रहा है बॉडी में, और जो सर्कुलेशन का ये है ब्लड का सर्कुलेशन, अगर आप इसको ये देखेंगे तो ये देखिए बॉडी से काम करने के बाद ये लंग्स को जाता है, लंग्स में प्यूरिफाई होता है, मतलब ऑक्सीजनेटेड होता है, ऑक्सीजन मिलती है, वो रेड ब्लड सेल उस ऑक्सीजन को ले आता है और बाकी ऑर्गन्स को देता है, और ये सर्कुलेशन का ये हुआ है। अगर हार्ट की बात करें तो हार्ट की जो थिकनेस है ना, उसमें 3 लेयर बने हुए हैं। जो बाहरी लेयर है जो प्रोटेक्ट करता है उसको पेरिकार्डियम उसका नाम है, जो अंदर वाला लेयर है वो एंडोकार्डियम है, और बीच वाली जो लेयर है उसको मायोकार्डियम बोलते हैं। तो ये हार्ट की 3 लेयर है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम को इपिकार्डियम भी कहते हैं। तो ये हार्ट के लेयर हैं, ये थिकनेस ज्यादा होती है। और चूंकि जो 4 चेंबर है हार्ट के, 2 सेक्शन वो है ब्लड के, अगर आप ये देखें, ये 4 पोर्शन है, एक राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स। तो इनके अंदर ब्लड का जो फंक्शन है विद इन द हार्ट, उसको हम लोग एक बार जानने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे करता है, कैसे फंक्शन होता है। ये देखिए, ये एक हार्ट का क्रॉस सेक्शनल एरिया है जिसको हम लोग पीछे पढ़े हैं, एक बार रिपीट करते हैं। ये जो एक तो थोड़ा रेड कलर से दिखाया गया है और एक थोड़ा लाइट ब्लू कलर से दिखाया गया। एक्चुअली ये ब्लू या ये दिखाने का पर्पज ये है कि इसमें ये वेन्स है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड जो है आता है। तो ये सुपीरियर वेना केवा में ब्लड जो है बॉडी से फंक्शन करने के बाद आता है। ये जो सुपीरियर वेना केवा इस रास्ते से ब्लड बॉडी में मूव करता है, मीन्स के हार्ट में। हार्ट का ये पोर्शन राइट है और ये पोर्शन लेफ्ट है। तो राइट एट्रियम एक पोर्शन, उसके नीचे राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट में लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। सुपीरियर वेना केवा से ब्लड इंटर करेगा राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स के बीच में एक वाल्व है, ये ट्राइकस्पिड वाल्व है, ट्राइकस्पिड वाल्व। यहां से मूवमेंट कैसे होगा, राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल्स, फिर राइट वेंट्रिकल्स टू पल्मोनरी वाल्व, इसके थ्रू ये लंग्स को जाता है। लंग्स को कैसे जाएगा, पल्मोनरी वाल्व के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए लंग्स को जाता है। लंग्स में ऑक्सीजनेटेड होगा, मीन्स की प्योर बोलेंगे हम लोग, एक्चुअली प्योर इम्प्योर है नहीं, ऑक्सीजन युक्त है या कार्बन डाइऑक्साइड युक्त है। तो
तो पल्मोनरी आर्टरी से ये लंग्स को जाएगा, वहां ऑक्सीजन मिलेगा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाएगा तो उसका कलर रेड हो जाएगा, और वो पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आएगा। लेफ्ट एट्रियम से ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये एरोटिक वाल्व के थ्रू एरोटा में जाएगा, जहां पूरी बॉडी को सर्कुलेट होगा। ये आप देखेंगे जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये यहां से ब्लड एओर्टिक वाल्व से एरोटा के थ्रू बॉडी को जाता है। तो इसकी जो थिकनेस होती है, यहां पर जो थिकनेस होगी पेरिकार्डियम, एंडोकार्डियम और मायोकार्डियम, यहां जो थिकनेस होगी वो ज्यादा होगी रादर देन राइट वेंट्रिकल्स के, क्योंकि यहां पर जो प्रेशर होता है लेफ्ट वेंट्रिकल में वो हायर होता है, क्योंकि ये प्रेशर हायर होता है कहाँ, क्योंकि उसको बॉडी में सर्कुलेट होने के लिए जाना है। आप देखेंगे इस पोर्शन, ये जो पोर्शन है ये अपेक्स है, ये नीचे की तरफ रहता है, इस तरह ऊपर हॉरिजॉन्टल है और नीचे एपेक्स है, ये सीधा एपेक्स है, इसका हार्ट का नीचे की तरफ एपेक्स है। अब इसमें जो वाल्व है कौन कौन से, ट्राइकैप्सिड वाल्व, पल्मोनरी वाल्व, मिट्रल वाल्व और एओर्टिक वाल्व, ये 4 वाल्व है, 4 चेंबर और 4 वाल्व। क्या करते हैं, ये जो ट्राइकैप्सिड, ये सारे वाल्व वन डायरेक्शन फ्लो अलाउ करते हैं, मतलब इसमें एक ही डायरेक्शन में ब्लड फ्लो होगा, दूसरे वापस उसमें नहीं जाएगा। अगर राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल जाएगा, लेकिन राइट वेंट्रिकल टू राइट एट्रियम नहीं जाएगा। पल्मोनरी वाल्व में राइट वेंट्रिकल टू पल्मोनरी आर्टरी जाएगा, वापस नहीं आएगा। उसी तरह लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम में नहीं जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटिक वाल्व के थ्रू एरोटा में जाएगा। तो ये फंक्शन है। इसमें ये हम लोग थोड़ी जानते हैं कि ये देखिए, आर्टरी का मतलब होता है जो शुद्ध ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है, और वेन्स का मतलब है जो अशुद्ध का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त, तो वो मूव करता है। लेकिन यहाँ पर जो ये पल्मोनरी है, ये देखिए इसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि ये ब्लड हार्ट से बाहर जा रहा है। चूंकि हार्ट से बाहर जा रहा है ड्यू टू प्रेशर, तो ये भले कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड है, लेकिन ये अपवाद है यहाँ पर कि चूंकि हार्ट से लंग्स को जा रहा है, हार्ट से बाहर जा रहा है, इसलिए ये पल्मोनरी आर्टरी है। और यहाँ पर ये कहेंगे कि पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड युक्त या अशुद्ध ब्लड सर्कुलेट होता है। उसी तरह लंग्स से हार्ट को आता है तो वो वेन्स है, माने जो हार्ट को आएगा वो वेन्स है। तो ये पल्मोनरी वेन्स है, यहाँ पे भी वही है, चूंकि वो हार्ट से लंग से हार्ट को आ रहा है, तो यहाँ पर इसीलिए इसको वेन बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे शुद्ध ब्लड माने ऑक्सीजन युक्त ब्लड सर्कुलेट होता है। तो ये हम लोग पढ़े होंगे, फिर से याद कर लेते हैं। पल्मोनरी आर्टरी ऐसी आर्टरी है जिसमें अशुद्ध रक्त, और पल्मोनरी वेन ऐसी वेन है जिसमें शुद्ध रक्त, शुद्ध और अशुद्ध मतलब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त या ऑक्सीजन युक्त कौन सा ब्लड। तो ये मूवमेंट है हार्ट का। इसके इनसाइड इस तरह मूवमेंट होता है, और इनकी जो साइकिल है वो 0.8 सेकंड की है। कितने की है? 0.8 सेकंड की है। तो 1 मिनट में अगर 0.8 से डिवाइड करेंगे माने 60 सेकंड, 1 मिनट डिवाइडेड बाय 0.8 सेकंड, दैट इज 72। इट मींस कि इसका जो फंक्शन है वो 72 बार होता है, और वो अगर 70 बार 70 ml एक बार में जो इसे ब्लड निकलता है वो अप्रॉक्स 70 ml है। तो 70 × 72 4920 अप्रॉक्स 5 लीटर ब्लड ये पर मिनट सर्कुलेट करता है। जितना ब्लड हार्ट को आता है उतना ही ब्लड हार्ट से बाहर जाता है। अप्रॉक्स 5 लीटर ब्लड 1 मिनट में ब्लड से सर्कुलेट होता है। इसमें ये जानना है कि ये जो वाल्व है 0.8 सेकंड का मतलब ये है कि राइट एट्रियम में जो फ्लूइड आता है माने ब्लड, तो ये कभी मींस क्या अपनी डेड वेट से भी थोड़ा इधर मूव कर जाता है, क्योंकि ये वन डायरेक्शनल फ्लो है। लेकिन राइट एट्रियम केवल 0.1 सेकंड के लिए
खुलता है ये, और ट्राइकैप्सिड वाल्व ये शायद राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी को जाता है। तो अगर एक साइकिल देखेंगे हम लोग, एक चीज ध्यान रखना है कि राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम एक साथ काम करते हैं, राइट वेंट्रिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल एक साथ काम करते हैं, सिंक्रोनाइजेशन है। राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम एक साथ काम करेंगे, राइट वेंट्रिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल एक साथ काम करेंगे। एक साइकिल हम लोग देख लें थोड़ा इसमें, जिसको देखे हैं, ये देखिए 0.8 सेकेंड की साइकिल याद रखना चाहिए। तो राइट और लेफ्ट एट्रियम केवल 0.1 सेकेंड के लिए सिस्टोल होते हैं। सिस्टोल का मतलब है जहां पे एक्टिव फेज है, पंपिंग होता है, पंपिंग होगा, जहां पे प्रेशर से डिस्चार्ज होगा दूसरे इलाके में, वो सिस्टोल है। तो राइट और लेफ्ट एट्रियम एक साथ सिस्टोल होंगे 0.1 सेकेंड के लिए, राइट और लेफ्ट एट्रियम 0.7 सेकेंड के लिए डिस्टोल होंगे। मतलब कि जो ये दोनों एट्रियम है, राइट और लेफ्ट, इन पे जो मेन फंक्शन है, लोड है, वो 0.1 सेकेंड का है, और 0.7 सेकेंड तक ये इजी रहेंगे, इन पे लोड नहीं होगा। जो लेफ्ट एट्रियम है ये केवल 0.1 सेकेंड लोडेड होंगे, माने सिस्टोल होंगे, और 0.7 सेकेंड डायस्टोल रहेंगे। जब ये 0.1 सेकेंड की टाइम खत्म हो जाएगा, मीन्स की 0.1 सेकेंड में एट्रियम टू वेंट्रिकल्स ब्लड आ गया, तो ये देखिए 0.1 टू 0.4, 0.3 सेकेंड के लिए वेंट्रिकल सिस्टोल होगा। जो वेंट्रिकल है ये 0.3 सेकेंड के लिए पंपिंग करेगा, बस 0.3 सेकेंड पंपिंग करने के बाद ये फ्लूइड चला जाएगा पल्मोनरी में, अगर राइट से कर रहे हैं तो, और उससे करेंगे तो एओर्टा में। और 0.5 सेकेंड, ये 0.5 सेकेंड आइडल रहता है। लेफ्ट एंड राइट एट्रियम 0.7 सेकेंड तक आइडल रहता है, माने डिस्टोल रहता है, और वेंट्रिकल्स 0.5 सेकेंड रहता है। तो 0.5 सेकेंड रहेगा, तो जो ओवरलैपिंग है वो 0.4 सेकेंड की है। तो दोनों ही 0.4 सेकेंड डायस्टोल रहेंगे, लेकिन सिस्टोल एट्रियम 0.1 और वेंट्रिकल्स 0.3। तो ये 0.8 सेकेंड की साइकिल है, ये हम लोग को जानना चाहिए। तो ये फंक्शन इस तरह है इनका, ये चलेंगे, ये हम लोगों ने देखा। और एक थोड़ा सा ये हम लोग और जान ले कि यहाँ पर जो आइटम है, हम बुक्स को नहीं ले रहे, इसमें एक और चीज जान ले हम, हम पूरा नहीं कवर कर रहे, कोशिश कर रहे हैं कुछ चीजें हम लोगों को जानने की, जो हम लोग पीछे से पढ़े हुए हैं। ये यहाँ पे कहता है कि राइट एट्रियम के टॉप में, जहां पर वेना कावा से ब्लड इंटर होता है, वहां पर राइट एट्रियम की दीवार में ऊपर एक नोड होता है, जिसको बोलते हैं सीनो एट्रियल नोड, SA नोड। ये पेस मेकर का काम करता है, और ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करता है पूरे हार्ट को काम करने के लिए। जैसे हम किसी पंप को काम करने के लिए करंट चाहिए, किसी भी चीज को, फैन को चलने के लिए करंट चाहिए, तो इस पंप को फंक्शन करने के लिए इलेक्ट्रिकल इंपल्स चाहिए, और वो जनरेट होता है SA नोड, साइनो एट्रियल नोड। ये कहाँ पे है? ये राइट एट्रियम के टॉप में, और ये जनरेट करता है, और ये ट्रांसफर करता है नीचे राइट एट्रियम में ही AV नोड को, एट्रियो वेंट्रिकल नोड को करंट देता है, और ये उसके बाद बाकी बंडल ऑफ फिश में सर्कुलेट होती है। ये मैं दिखाना चाह रहा था कि कैसे सर्कुलेट होता है। ये देखिए, ये हार्ट है, ये SA नोड है, साइनो एट्रियल नोड, राइट एट्रियम के टॉप में। ये पेस मेकर है। प्रॉब्लम आती है जब किसी व्यक्ति को हार्ट का इलेक्ट्रिक जनरेशन नहीं होता है, ऐसे नोड गड़बड़ हो जाता है, तो इसी को रिप्लेस करके आर्टिफिशियल पेस मेकर लगाया जाता है। तो ये साइनो एट्रियल नोड यहाँ पर होता है,
ये इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट करता है, और देखिए ये जनरेट करके किसको भेजता है, एबी नोड को भेजता है। एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड इसका नाम है, इसको भेज देता है। और ये बगल में लेफ्ट एट्रियम को भी भेजता है, लेफ्ट एट्रियम को भी भेजता है और राइट एट्रियम, दोनों को भेजता है। और यहां से अगर आप देखेंगे तो ये हार्ट का सेप्टम है। हार्ट जो दो पोर्शन में, बीच वाली जो थिकनेस दीवार है इसको सेप्टम बोलते हैं, कार्डियो सेप्टम। ये दो हिस्से में करती है हार्ट को। तो ये कैसे फंक्शन होगा, ये देखिए करंट ये करे, यहां से एवी नोड को आएगा और यहां से डायरेक्ट ये वेंट्रिकल्स को जाए, लेफ्ट वेंट्रिकल को जाएगा। और एवे नोड से ये जो सेप्टम में है इसको बोलते हैं बंडल ऑफ हीच, जो दो हिस्से के पहले है, मैंने ऐसे नोड से दो हिस्से के पहले, उसका नाम है बंडल ऑफ हीच। यहां ट्रांसफर होता है, यहां से ये दो हिस्से में बनता है राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस, और यहां से ये एट्रियम वेंट्रिकल्स को सर्कुलेट होती है करंट, और इनका नाम है, जो छोटे छोटे ये दिख रहे हैं जो बंडल ब्रांचेस है, वो है परकिंजे फाइबर्स। तो इस तरह सर्कुलेट होती है इलेक्ट्रिकल इंपल्स हार्ट में, जो काम करती है पंप का उनके लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये ये एवी नोड क्या करता है, जान ले इसको, जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स आती है उसको थोड़ा डिले कराता है। एबी नोड आगे करंट को जाने में डिले कराता है। वजह ये कि ये जो राइट एट्रियम है इसका फंक्शन कंप्लीट हो जाए, इसलिए डिले कराने का काम एबी नोड करता है, थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल इंपल्स को। तो ये एक जानने, बस हम लोगों ने ये देखा थोड़ा कि ये क्या करता है, कैसे करंट फ्लो करती है। तो पेस मेकर ये चेंज होता है। तो ये फंक्शन है हार्ट का इलेक्ट्रिकली, ये उनके पार्ट्स के नाम है। एसए नोड, एबी नोड, बंडल ऑफ हीच, राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस, परकिंजे फाइबर्स, ये है इलेक्ट्रिकल इंपल्स ट्रांसफर करने के जो सिस्टम है, उसमें ये पार्ट्स आते हैं। तो ये हम लोगों ने जाना कि ये, और हार्ट को अगर हम लोग इस तरह देखना चाहें थोड़ा, एक किसी ने एक पिक्चर, ये देखिए, ये किसी ने एक सिंबल डाला है हार्ट में, देखिए इस देखेंगे ना तो ये, अब ये जो दूसरी चीज है कि हार्ट ब्लड को बॉडी को देता है, उसके साथ ही वो सबसे पहले खुद के फंक्शन के लिए ब्लड ले लेता है। तो खुद जब प्रेशर बॉडी में जहां भी ब्लड जाता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो आर्टरी है। तो वो आर्टरी जो हार्ट को ब्लड देने का काम करती है उसको कॉरोनरी आर्टरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉरोनरी आर्टरी। माने वो आर्टरी जो एरोटा से हार्ट को ब्लड देती है और हार्ट उसको अपने लिए बाकी जगह अलग अलग आर्टरी से सर्कुलेट होते, वो कॉरोनरी आर्टरी है। और यहाँ पे भी वेंस होंगी जो वापस ले जाएंगे। तो हार्ट को फंक्शन, ये आप देख सकते हैं अलग अलग होल, ऐसे किसी ने एक पिक्चर बनाई हुई है। तो ये जो रेड कलर दिख रही है ये आर्टरी है, और जो ये लाइट ब्लू कर रही है ये वेंस है। तो ये एक दिख रहा है। तो नॉर्मली प्रॉब्लम कहाँ होती है, लोग बोलते हैं कि उनके चोक हो गए, तो ये आर्टरी हार्ट के अगर किसी वेंस में या आर्टरी में चोकिंग हो, तो ये जो रेड और ब्लू दिख रहे हैं ये ही, इन्हीं में ब्लड का सर्कुलेशन कहीं पे बाधित हो सकता है। तो ये बाधित होने से क्या होगा, सेल्स को नहीं जाएंगी और थोड़ा प्रेशर भी इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि वो बॉडी प्रेशर डालेगी कि वो खुल जाए। तो ये हार्ट की एक पिक्चर है जिसमें हम लोग ये देख पा रहे हैं कि वेंस और, तो हार्ट की ये सिंबॉलिक पिक्चर थी। ईसीजी अभी नहीं पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि वो थोड़ा, एक चीज और जानने, ये देखिए, ये हम जानना चाह रहे थे कि ये ब्लड का ट्रांसफर कैसे होता है सेल्स को, जो एक्चुअली होता है वो कैसे होता है। तो देखिए ये अरोटा जो मोटीनस है, ये क्या करती है, इसमें ब्लड आता है, फिर ये अलग अलग ब्रांचेस में बढ़ती है। तो उनसे जो छोटी ब्रांच होगी उसका नाम आर्टरीज, उससे छोटी आर्टियोल्स, और जो सबसे छोटी ब्रांच है जहां पर ट्रांसफर होगा वो कैपिलरीज है। उसी तरह वेन्स,
वेन्युल्स, वेन्स, वेना कावा। ये कैपिलरी के अंदर ही ट्रांसफर होगा न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, CO2 और बाकी चीजें। कैसे है, एक स्क्रीन देखते हैं। जैसे देखिए ये कैपिलरी है, तो देखेंगे आर्टरी से आएगी तो यहाँ से ऑक्सीजन निकलेगा, न्यूट्रिएंट्स निकलेंगे, और यही यहाँ पर देखेंगे कि जो वेन का काम है, माने आर्टरी और वेन्स ये दोनों एक साथ जुड़े होंगे, तो यहां से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स सेल को चले जाएंगे, और ये कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल इसमें इंटर कर जाएगा, तो ये वेन्स में इंटर करेगा और आर्टरी से आएगा। तो यहीं पर ये सेल है जहां पर ये ट्रांसफर होगा। तो इस तरह एक दिखाने की कोशिश की गई है कि ये क्यों इनका कलर अलग है और इनका कलर अलग है, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड इसमें मिक्स हो जाएगा। तो इसीलिए हम अपनी बॉडी में देखेंगे हमारी जो वेन्स है ना वो थोड़ी ब्लूइश दिखती है, तो उसको हम लोग पर्पल रेड बोलते हैं। तो ये एक तरीका है जानने का। ECG नहीं पढ़ेंगे हम लोग जान बूझ के, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। हमको ये एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है जो ये थोड़ा हम लोग और पढ़ लें इसको, कि जो ब्लड प्रेशर है ना आर्टियल, जो आर्टरी में ब्लड का प्रेशर है वो डिपेंड किस चीज पे करता है। तो जो कार्डिक आउटपुट है, मतलब कितना फ्लो हो रहा है, अमाउंट ऑफ ब्लड। दूसरा पेरिफेरियल रेजिस्टेंस, जब आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज होगा, मतलब आर्टरीज का मान लो कि एग्जांपल के लिए ट्यूब की जो आईडी है कैपिलरी की आर्टरी में कहीं भी, एग्जांपल के लिए कि 20 माइक्रोन है या मान लो 50 माइक्रोन है, और वो घट के कम हो गया, तो 50 माइक्रोन से 30 माइक्रोन हो गया, तो ये पेरिफेरियल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि जो कैपिलरी है उसकी आईडी चोक हो गई और वो कोशिश करेगा ब्लड पंप की उसके थ्रू पास हो। तो अगर ब्लॉकेज होता है कई बार तो ब्लड का प्रेशर भी बढ़ने की संभावना बढ़ेगी, क्योंकि ये पेरिफेरियल रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो ये ब्लड प्रेशर डिपेंड किस बात पे करता है, कार्डिक आउटपुट एंड पेरिफेरियल रेजिस्टेंस। तो चोकिंग के केस में भी बढ़ेगा, है ना, ये हम लोगों को जानने की जरूरत है। देखिए जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल करेगा तो जो प्रेशर जनरेट होगा वो सिस्टोलिक प्रेशर है। ये हम लोग देखें कार्डियक साइकिल में दो प्रेशर मिलते हैं, तो एक क्या है, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल, एट्रियम और वेंट्रिकुलर, जब ये सिस्टोल होगा मीन्स कि जब ये जनरेट कंप्रेस होगा, दबेगा, पंपिंग करेगा, तो जो प्रेशर जनरेट होगा वो होगा सिस्टोलिक प्रेशर। इसके डिस्टोल होने में एओर्टा में जो प्रेशर होगा वो होगा डायस्टोलिक प्रेशर। इसको ध्यान से समझिए, ये क्या कैसे करना है। जैसे किसी भी एक ट्यूब में पंप से प्रेशर जा रहा है, किसी भी एक ट्यूब में, चाहे कैपिलरी है जो भी है, उसमें एक प्रेशर जा रहा है, पंप फंक्शन कर रहा है, मतलब पंप लिक्विड को जो ब्लड है उसको भेज रहा है, तो और आगे रुकेगा क्योंकि छोटी छोटी साइज के हैं, फ्री फ्लो तो है नहीं कि बाहर निकल जाएगा, वो एक जगह काम करना है, तो वो प्रेशर क्रिएट करेगा। अब अगर एक तो वो प्रेशर होगा जब पंप प्रेशर क्रिएट करेगा, दूसरा जब पंप प्रेशर क्रिएट नहीं कर रहा है, मींस पंप बंद हो गया, जब पंप माने वेंट्रिकल क्या है, प्रेशर नहीं कर रहे हैं, माने किस स्टेज में है, डायस्टोल के स्टेज में है। तो आप ध्यान से समझिए, इस बात को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर किसी ट्यूब में प्रेशर जाएगा तो वो ट्यूब थोड़ी बाहर की तरफ फैलेगी, वो ट्यूब बाहर की तरफ फैलेगी और वहां प्रेशर हायर मिलेगा। लेकिन जब ये डायस्टोल होगा, फ्लूइड नहीं जाएगा, उस समय वो जो ट्यूब है वो वापस कंट्रैक्ट होगी, वो ट्यूब क्या होगी, कंट्रैक्ट होगी। उस केस में जो उस ट्यूब में प्रेशर है वो डायस्टोलिक प्रेशर है। तो 120 एंड 180 क्या है, एक बार जब पंप प्रेशर देगा तब, और एक बार जब प्रेशर नहीं दे रहा, ये दोनों प्रेशर मेजर होंगे।
ये क्या बताएंगे? 120 बोलता है कि पंप को कितना काम करना पड़ रहा है, लोड किस पे है। 80 बोलता है कि ये जो आपकी ट्यूब है, वो ट्यूब यूटिलाइजेशन ब्लड का कितना है, और ये ट्यूब कितना सिकुड़ रही है, वो कितना खुद प्रेशर जनरेट कर रही है। अगर उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम है, उसमें प्रॉब्लम आएगी कहीं पर, तो ये वेरी करेगा। क्योंकि इस समय कोई चीज काम नहीं कर रही है, सब लोग आराम कर रहे हैं। ये उस समय का प्रेशर है 80, और जब पंप काम कर रहा है तो 120। ये कितना है? मिलीमीटर ऑफ, ये 120 जो है ये प्रेशर है। ये क्या कहते हैं? जब डायस्टोलिक प्रेशर 90 से अधिक हो जाए तो ये हाइपरटेंशन है, माने बढ़ा हुआ रक्तदाब है। इसको नोट करिए, 120 भी रिलेट करेगा लेकिन 80 को भी रिलेट करेगा। अगर जो डायस्टोलिक प्रेशर 80 से प्लस होता है तो आप मान के चलिए आपको हाइपरटेंशन है। ये नहीं कि कल 140 वहां मिलेगा तो नहीं, हमारा डायस्टोलिक प्रेशर भी 90 को क्रॉस करता है तो ये हाइपरटेंशन है। और अगर ये 70 से नीचे आता है तो ये हाइपो माने कम, हाइपर माने ज्यादा। तो 120, अगर 140 है वो ऑलरेडी हाई ब्लड प्रेशर है। लेकिन अगर डायस्टोलिक प्रेशर 90 को क्रॉस करता है तो भी हायर बीपी है, और 70 के नीचे आता है तो हाइपोटेंशन मीन्स कि लो ब्लड प्रेशर है। ये बड़ा जरूरी है। हम दोनों ने, मेरे को लगता है कि हमको जानना चाहिए कि ये नीचे वाला भी इंपॉर्टेंट है, ब्लड प्रेशर। बाकी चीजें हम पढ़े हैं, वो हम नहीं जाएंगे। तो ये थोड़ा हम लोगों ने समझा फंक्शन को ब्लड के। और अब हम लोग थोड़ा इसमें किसी को कोई क्वेरी है? हाँ, एक चीज और हम लोग जान ले थोड़ा, वेन्स और आर्टरी में क्या डिफरेंस है। वेन्स में कोई वाल्व नहीं, आर्टरी में कोई वाल्व नहीं होता, और वेन्स में वाल्व होता है। क्योंकि वेन्स में बिना प्रेशर के ब्लड को पंप तक पहुंचना है, यानी प्रेशर तो है लेकिन अलग से पंप नहीं है। लेकिन आर्टरी में जो ब्लड फ्लो करेगा, इसमें पंप प्रेशर देता है, माने हार्ट इज अ पंप, तो इसमें कोई वाल्व नहीं है। इसीलिए वेन्स में चूंकि पंप नहीं करना है तो ये वाल्व लगे हुए हैं, और ये बहुत सारे वाल्व लगे हैं। अगर किसी केस में ये वाल्व डैमेज होते हैं, ये लीक करते हैं, तो ब्लड वापस आ जाता है और यहाँ पर ब्लड दिखने लगता है। तो वेरिकोज वेन्स के लिए एक रीजन ये हो सकता है कई बार कि वहां पे क्या वाल्व के फंक्शन गड़बड़ है, ये पूरे वेन्स में वाल्व पाए जाते हैं। तो ये जो वाल्व है, इनके लीकेजेस या इनके कारण भी यहाँ पर ब्लड वेन्स में दिखने लगता है। अगर गया और किसी वजह से लीक कर रहा है, ये वाल्व काम नहीं कर रहा, लीक कर रहा है, तो यहाँ पर आपको इकट्ठा वाला पर्पल रेड ब्लड दिखाई देगा, क्योंकि ये वाल्व का फंक्शन में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आती है तो यहाँ पर लाइक वेरिकोज वेन्स, यहाँ पर ब्लड आपको दिखेगा। ये दोनों में ही अंतर है। आर्टरी की थिकनेस ज्यादा होती है, मोटी होती है, हाई प्रेशर है, और वेन्स के जो कैपिलरी है, माने ट्यूब है, इसकी जो थिकनेस होती है वो कम होती है कंपेरिजन टू आर्टरी। ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये हम लोग चूंकि हार्ट वाला हम लोग पढ़ चुके थे, उस लेसन को नहीं कवर कर रहे, लेकिन उसमें थोड़ा सा वापस उसको हम लोग थोड़ा और उस पर चलते हैं। टाइम थोड़ा है तो प्रोटोकॉल पे थोड़ी सी चर्चा करने की कोशिश करते हैं हमारे लिए। अब ये जो ब्लड का सर्कुलेशन है ना, ये बॉडी में हम सीधे प्रोटोकॉल वाले पे आते हैं, वो सब है हम जिनको जरूरत होगी। ये देखिए, पता नहीं ये हमारी जो ये किताब है हृदय एवं प्रवाह तंत्र जो धन्वंतरी के है, इस पर हम लोगों ने थोड़ा प्रोटोकॉल
कैसे बनाए हुए, थोड़ा उस पर 5 मिनट हम लोग चर्चा करते हैं। ये जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है ना, अब देखेंगे ये जो धड़ है ना, ये धड़ वाला हिस्सा, तो यहां से हार्ट से उस एओर्टा से ब्लड निकलता है, एओर्टा से, और ये इस तरह मूव करता हुआ ये मेन धमनी आती है, और जो हमारे मुख्य ये जो पार्ट्स हैं कुछ, इनमें अलग अलग जगह पे ब्रांचेज बनती है और वो जाती है। तो आप देखिए हार्ट खुद कोरोनरी जो लिखा हुआ है, ये यहाँ पे हार्ट की लोकेशन होगी, तो सबसे पहले हार्ट 1 नंबर जहां ज्वाइंट दिख रहा है कोरोनरी, यहां से ब्लड हार्ट को जाता है। ये मेन, ये ट्रंक जो है, ट्रंक का मतलब ये है कि चेस्ट से लेके और कमर तक जो इलाका है धड़ हमारा, इसके अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो यहाँ दिखाई दे रहा है, ऐसा दिखाया गया। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो फिंगर नंबर 0। तिवारी जी सर, एक बस इसी में एक पॉइंट बता देना है, ये जो सारा सर्कुलेशन बेस्ड ट्रीटमेंट है, ये धन्वंतरी जो किताब है उसके पेज नंबर 250, या जो ट्रीटमेंट हैंडबुक हमारा है ना, आयुर्वेदिक हैंडबुक, सर पेज नंबर बताएंगे धन्वंतरी का? धन्वंतरी का पेज नंबर 250। ओके ओके 250, या हैंडबुक जो है आयुर्वेदिक हैंडबुक वॉल्यूम 1 के पेज नंबर 119, ये 119 है, ये पेज नंबर 119 है, ठीक है। नहीं सर, एक चीज हम बताते हैं, 1 मिनट जरा सा अगर आप इजाजत दे तो। हाँ, ये धन्वंतरी जो बुक है, हृदय एवं प्रवाह तंत्र, जो 4th सेमेस्टर में चल रहा है, उसके 40 नंबर पेज की पिक्चर है ये, लेसन 3 चैप्टर 3 का 40 नंबर पेज है ये। नहीं 40 नंबर पेज है, देखिए ये हाँ, बेसिस 40 पे है। नहीं, सुन लीजिए, जो बेसिस इसका है वो बता रहा हूँ। ये भी बेसिस फिंगर नंबर 0 क्यों लिया, उसका आधार उन्होंने लिया था शरीर के भाग बनाए, और उन्होंने 0 नंबर को बिल्कुल बीचों बीच माना, ठीक, आगे आपको मिलेगा सब। फिर उसके बाद उस 1 नंबर को नीचे माना अपर एब्डोमेन, उसके बाद 2 नंबर को चेस्ट के आसपास माना, फिर 3 नंबर को राइट लेग माना, 4 नंबर को लेफ्ट लेग, 4 नंबर को राइट लेग माना, और 3 नंबर को लेफ्ट माना। उसी तरह राइट आर्म को 5 नंबर माना, लेफ्ट आर्म को 6 नंबर माना, और उसके बाद 7 को ये वाला चेहरा, गले का ऊपर वाला चेहरे का भाग जो है 7, 8 नंबर राइट वाला, लेफ्ट 7, और ये ऊपर। इस बेसिस पर पहले उन्होंने शरीर का, बॉडी का सर्कुलेशन बेस्ड स्ट्रक्चर माना, अब ये शुरू कर दिया, तो इसलिए फिंगर नंबर 0 यहाँ इन्होंने वहां से लिया है, ये ट्रंक सर्कुलेशन यहाँ इस बेस पर लिया है, और फिर यहाँ से बनाया। ये बताया नहीं, ये पहले उसको चित्र बताना चाहिए, वो फिर फिंगर नंबर यहाँ लिखा हुआ है, इसमें शरीर का वर्गीकरण जो है, उसके शरीर का विभिन्न प्रकार से वर्गीकरण जो किया है उसके बेसिस पर लिया है। इसीलिए आपको हमेशा लोअर एब्डोमेन में, जब अपर एब्डोमेन में फिंगर नंबर 1 हो जाएगी, ऊपर हार्ट में फिंगर नंबर 2 हो जाएगी, ये दृष्टिकोण है इनका। इसलिए एक बार पेज नंबर रिपीट कर दे सबके लिए। पेज नंबर 250 धन्वंतरी, और आयुर्वेदिक हैंडबुक पेज नंबर 119 वॉल्यूम 1। और क्या हाल चाल है मरीज अब उससे बेसिस पर ये शुरू हो जाएगा, तब समझ में आ जाएगा कि हाँ ये क्यों लिया है इन्होंने। क्लियर? चलिए अब आप बताइए। तो उसके वो किसी और दिन उस पर एक बार क्लास ले लिया जाएगा, तो फिलहाल अभी जैसे है इस पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नहीं इसी पर चलिए, अब वो तो हो गया, वो क्वेश्चन देख लेंगे, वहां से ये लिया गया है, तो वहां पर उसने फिंगर नंबर 0 लिया है, क्योंकि 0 का एनर्जी वहां माना। तो यहाँ पर फिंगर नंबर 0 क्यों लिया गया, सर ने अभी बताया कि फिंगर नंबर 0 सेलेक्ट किया गया है, वो सर ने बताया। अब हम लोग ये देखते हैं कि जब ये हार्ट से ब्लड इस तरह मूव करते हुए आएगा, तो ये जो वर्टिकल मेरिडियन है, देखिए वीएम वर्टिकल मेरिडियन की बात करता है, तो
फिंगर नंबर 0 पर ये जो मेन ट्रंक में एरोटा है, ट्रंक में जो एरोटा का पूरी ये लेंथ है, इसको जगह जगह से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को सब ब्लड जाएगा एरोटा से। तो ये बड़ी धमनी है, फिर छोटी, इस तरह करते करते ये ब्लड को जाएगा। तो अगर ज्वाइंट फिंगर नंबर 1 में हमको ट्रीटमेंट करना है इस चीज का ब्लड सर्कुलेशन के पर्पज से, तो हम जाएंगे फिंगर नंबर 0 के 1 वाले वर्टिकल मेरिडियन पर। 1 वर्टिकल, अगर हमको हार्ट के लिए ट्रीटमेंट करना है यहाँ पर इस ज्वाइंट पर, तो फिंगर नंबर 0 के मेरिडियन नंबर 1 पे जाएंगे, 1 वर्टिकल मेरिडियन पे जाएंगे, क्योंकि यहां से ये ब्लड जहां 1 लिखा है ये हार्ट को जाएगा। 0 पर करेंगे मतलब ये पूरे आर्टरी के लिए करेंगे। ब्रोंकाई माने लंग्स की बात कर रहा है ये 2 नंबर से लंग्स को जाता है, जहां 2 नंबर लिखा हुआ है। 3 नंबर ओसोफेगस है जो भोजन नली है। 4 नंबर रिब्स और डायफ्राम है यहाँ के लिए। ये लीवर, स्टमक, स्प्लीन 5, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन 6, किडनी, एड्रेनल 7, टेस्टिस, ओवरीज, गोनाडल जो एरिया है ये 8 और पेल्विक के लिए 9। इस तरह इस बुक में जो दिखाया गया है ये बताने की कोशिश की गई कि अगर आपको मेन एओर्टा में ब्लड पे काम, उस पे काम करना, ब्लड सर्कुलेशन पे, और हार्ट के ज्वाइंट पर, हार्ट के बॉडी पार्ट, हार्ट के अपने पार्ट्स पे नहीं, जो एओर्टा की ज्वाइंट से जो हार्ट को ब्लड दे रहा है, तो ये फिंगर नंबर 0 के मेरिडियन 1, 2, 3, 4 पर ये यूज किए जाएंगे ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन हम एक चीज ये है, मैं थोड़ा और कुछ ट्रीटमेंट पढ़ना चाह रहा था, हमारा एक सर हम थोड़ा एनालिसिस खाली पढ़ दें, टाइम कम है। हाँ पढ़िए पढ़िए पढ़िए। मेरा उद्देश्य एनालिसिस की तरफ जानना था कि हम लोग जाने कि हम लोग जो ट्रीटमेंट यूज कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। इस किताब में ये लिखा है जी, है ना। अब इसको थोड़ा, हमारा उद्देश्य ये था, क्योंकि बाकी तो हम लोग पढ़ ही लेंगे। ये अब ब्लड सर्कुलेशन में क्या है कि किसी भी कारण से बॉडी पार्ट्स को, उन इलाके को ब्लड नहीं जाएगा। अगर उस इलाके को ब्लड नहीं जाएगा तो वहां पर सूजन हो सकती है, पेन हो सकता है, रीजन कुछ हो सकता है। तो क्या एनालिसिस है कि अस्थाई या अस्थाई रूप से कहीं चोट लग जाता है, कहीं दबाव आ जाता है, कोई धक्का, मैंने किसी भी वजह से वो जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें ऐंठन आ जाए या रुकावट आ जाए तो ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, जो ब्लड वेसल्स है जिनसे ब्लड को मूव होना है, हम लोग पर्टिकुलर ब्लड सर्कुलेशन के ही चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं, तो हमारा कंसंट्रेशन वही है। अगर कहीं पर चोट लग जाती है, ऐंठ जाता है, कोई दबा देता है, प्रेशर जनरेट रहता है, कुछ भी होता है, तो उस ब्लड वेसल में जहां पर ये आएगा वहां पर टेम्पररी या परमानेंट एक रुकावट आ सकता है। चाहे वो ब्लड वेसल ऐंठ जाए, दब जाए या दबी रहे, चोट लग जाए, कट, कुछ ऐसा हो जाए, तो ये जो रुकावट आएगी चाहे वो परमानेंट हो या टेम्पररी हो, ये रुकावट ब्लड को दूसरी तरफ जाने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मे बी कि कम जाए, मे बी न जाए, ये दोनों कंडीशन होगी। ब्लड का सर्कुलेशन का स्पीड स्लो हो सकता है। तो ये क्या कह रहे हैं कि एक स्थान पर रुकावट होने के कारण दूसरे स्थान पर सूजन और तेज दर्द लक्षण पता चलने लगता है। इसके लिए अगर ब्लड सर्कुलेशन जिम्मेदार है तो ब्लड सर्कुलेशन पे ट्रीटमेंट किया जा सकता है, करना चाहिए। किस केस में? जब हम ये मान के चले कि रुकावट हो रही है, चाहे प्रेशर के कारण, चाहे दबाव के कारण, चोट लगने के या ऐंठने के कारण, माने किसी वजह से वो ब्लड वेसल की जो इनर डायमीटर है वो कम हो रही है,
डैमेज हो रही, प्रॉब्लम हो रही है, ब्लड सर्कुलेशन की जो एरिया है वो इफेक्टिव हो रही है, माने कम हो रही है। अब उसको कैसे कर, ये कुछ भी रीजन हो सकता है, तो उनके ट्रीटमेंट के लिए हमको क्या करना है और कहाँ जाना है। पहले तो हमको ये जानना जरूरी है कि किस एरिया में कहां पर ब्लड सर्कुलेशन रुका हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। हम ढूंढे जाएंगे, लेकिन हम करना क्या चाहते हैं, हम करना ये चाहते हैं कि जो रीजन है वहां रुकने का, उसको क्या हम लोग को वो हटाना है। वो हटेगा कैसे, तो हम लोगों ने आयुर्वेद में अभी पढ़ा था कि जल और पृथ्वी मिलकर कफ बनाते हैं। पृथ्वी तत्व तो अस्थायित्व है, अस्थायित्व का वो है पृथ्वी तत्व से जो है, तो अगर पृथ्वी और जल मिल जाते हैं तो ये कफ बनाते हैं। और पहले हम लोग को बताया कि जो एक्स्ट्रा हो जाए, जो बैलेंस मात्रा में है वो बल है, और जो बैलेंस मात्रा में नहीं है वो रोग है। तो अगर रुकावट आ गई, माने कफ बढ़ गया, कफ बढ़ने का मतलब है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि वहां पर पृथ्वी तत्व जल तत्व के साथ मिलकर स्टेबिलिटी क्रिएट कर दिया है, रुकावट क्रिएट कर दिया है। स्टेबिलिटी इसका फंक्शन है। तो हमें क्या करना है, वो जो रुकावट है उसको हटाना है। उसको हटाने के लिए क्या करना है, अगर जिसके कारण स्टेबिलिटी आई है उस स्टेबिलिटी को कम करना है। दो तरीका है हटाने का, स्टेबिलिटी के जो मेन रीजन है उनको रिड्यूस करना है, और दूसरा जो स्टेबिलिटी को खत्म करते हो उनको यूज करना है। और हमारा बैलेंसिंग का प्रिंसिपल है। तो हम अगर कहीं स्टेबिलिटी पाते हैं तो क्या करेंगे, जल और पृथ्वी तत्व तो ये जो दोनों स्टेबिलिटी का रीजन है, इनको हमको रिड्यूस करना होगा। तो इन्हें क्या करना है, रिड्यूस करना है, जिसको हम आप लोग अपनी भाषा में बोलेंगे उसको सीडेट करना है। और 3 और 6 फायर और ये नर्वस सिस्टम काल जो भी है, 3 और 6 काल 3 क्या अग्नि है। तो किसी भी चीज को परिष्कृत करना है, स्टेबिलिटी कम करना है, तो 3 का उपयोग करना है। और 6 क्या कहता है कि हम लोगों ने बोला है कि 6 जिसके साथ मिलता है उसकी पावर बढ़ा देता है। तो 3 और 6 एक पित्त का परिष्कृत रूप है, परिष्कृत रूप। पित्त तो 3 और 4 को हम लोग बोलेंगे। यहां पर क्या बोल रहा है कि अग्नि है और काल है। तो जहां पे भी रुकावट है हमको पहले तय करना है कि रुकावट है किसमें, वेसल्स में या किसी चीज में। क्यों है, क्योंकि वो अस्थायित्व तो आ गई है, जल तत्व और पृथ्वी तत्व मिलके बढ़ गए हैं। तो हमें इनको रिड्यूस करना है, और एक तो जो चीज बना रही उनको घटाना है, और बनी हुई चीज को हटाना है। तो उसके लिए अग्नि तत्व को यूज करना है। तो 3 और 6 को टोन करना है। तो स्टेबिलिटी रिमूव करने का जो हम लोग जो पढ़ते हैं ये सर रामबाण हम लोग बोलते हैं 4, 5 सीडेट 3, 6 टोन। ये करना इसीलिए है क्योंकि अस्थायित्व को कम करना है और फायर देके उसको परिष्कृत करना है। तो ये पर्पज है। ये कह रहा है कि कफ जो है जमाव को कफ मानते हैं, और कफ लक्षण भारीपन का है। तो इसीलिए 4 और 5 को सीडेट करना है और 3, 6 को टोन करना है। ये कह रहा है कि 6 काल है, ठंडे को ठंडा और गर्म को गर्म करना काल का लक्षण है। सर ने हम लोग को बताया कि 6 जिसके साथ मिल जाता है उसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, वर्किंग एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है, वो ज्यादा काम करता है। तो यही फंक्शन है कि जहां पे भी रुकावट है 4, 5 सीडेट 3, 6 को टोन करना है। सर कुछ ऐड करना चाहेंगे? नहीं, ठीक है, बहुत बढ़िया। यही जो है सर्कुलेशन सिस्टम का ये सबसे बेस्ट प्रोटोकॉल है, और यही आपको जब भी कभी सर्कुलेशन की प्रॉब्लम हो, सर्कुलेशन की प्रॉब्लम कैसे होगी, नंबर 1 आपको दो चीजें हैं, एक नर्वस सिस्टम और एक सर्कुलेशन सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम में पेन बहुत तेज होगा, सर्कुलेशन सिस्टम की प्रॉब्लम में पेन हल्का होगा। तो अभी कभी आपके पैरों में स्वेलिंग हो रही है, पैरों में आपके दर्द हो रहा है, तो पहले कोशिश करिए कि 4, 5 सीडेट 3, 6 टोन आयुर्वेदिक के हिसाब से। क्यों? क्योंकि हो सकता है सर्कुलेशन की प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से उस पार्ट में, तो हम लोगों ने 3 चरण बताए थे पहले, तिवारी जी ने बताया कि जिस स्थान पर
आपको ये ट्रीटमेंट करना है। तो हम लोग पहले तो हम लोगों ने फिंगर बताया कि किस फिंगर पे हमको लेना है, तो फिंगर बता दिया, 0 फिंगर। तो पहला 0 फिंगर ले लिया, 0 माने राइट थंब। फिर उन्होंने कहा कि किस मेरिडियन पे करना, तो मेरिडियन 0 से लेकर के 9 तक की बताई, उस मेरिडियन को आप ले लीजिए। वर्टिकली चूंकि ऊपर से लेके नीचे सर्कुलेशन है बेसिकली, इसलिए वर्टिकल मेरिडियन को आश्रय लिया गया। अब यहां तक क्लियर हो गया। अब तो 3 चरण, दो चरण पूरे हो गए। पहला कौन सा हाथ में, फिर किस मेरिडियन में। फिर तीसरा आया कि क्या प्रोटोकॉल यूज किया जाए, जिसके लिए तिवारी जी ने बताया कि 4, 5 से 3, 6 टोन। उधर 3-6 जो है हमारा काल के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए वो नर्वस सिस्टम का है, और नर्वस सिस्टम से जुड़ा होने के नाते पावरफुल हो गया है, तो वो पावरफुल परिष्कृत कर देगा। और इधर क्या है, इधर जो है जो उसका जमाव कहीं हुआ है, रुकावट हुई है, उसको कफ के माध्यम से माइनस रिड्यूस कर देगा। तो रिडक्शन इधर कर दिया, उधर बढ़ा दिया, तो हम उस जगह पर हमको आसानी मिल जाएगी। टेस्ट वही है कि दर्द कम हो रहा है तो वो सर्कुलेशन का है। और हम लोग 3 पढ़े हुए हैं, हम लोग 3 मालूम है कि नहीं, अब फिर आप रिवाइज कर लीजिए। 3 सिस्टम है, एक नर्वस सिस्टम, एक सर्कुलेटरी सिस्टम जिसको हम लोग बाद डिस्कस किया, और एक हम लोग और बताते हैं कौन सा सिस्टम, इन्फ्लेमेटरी सिस्टम। कैसे, डाइजेस्टिव वाले में, तो उसमें भी हमारे पास वो है। उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, तीनों प्रोटोकॉल लगभग जानिए रही बस। जैसे तिवारी जी ने बताया कि इसका प्रोटोकॉल हो गया, जब इस सिस्टम की बात करेंगे, इस सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे, ये वाला सिस्टम, तो बात करेंगे 4, 5 से 3, 6 टोन। जब नर्वस सिस्टम की बात करेंगे तो वहां भी होगा, हमारा होगा, क्या होगा, 2, 4, 5 से 8, 3, 7 टोन। यस, 2, 4, 5 से 3, 7 टोन। ठीक। और तीसरा हमारे पास एक और है, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, जैसे कि आपको स्टमक में दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग एक यूज करते हैं 2, 3 सीरेट 1, 4 टोन। तो 3 प्रोटोकॉल हमारे पास बिल्कुल परमानेंट हो गए। 1, 2, 3, 4 उसी का इधर उधर कर दीजिए, और इसका 4, 5 से 3, 6 टोन, उसका 2, 4, 5 से 3, 7 टोन, और इसका 2, 3 से 1, 4 टोन। इसी कॉम्बिनेशन बनाएंगे, भले 2, 3, 4 कर देंगे, 5, 6 कर देंगे, वो सब अलग पॉइंट है। तो तिवारी जी ने बढ़िया बताया। ठीक, तिवारी जी ऐड करिए जो भी करना। हाँ, एक और एनालिसिस करते, एक वो एनालिसिस हो गया कि हम उसको क्यों यूज कर रहे हैं, है ना, 4, 5 से 3, 6 टोन क्यों यूज कर रहे थे, वो एक है। दूसरा हम लोग एनालिसिस और करेंगे जो सर ने अभी बोला था कि ये जाने, अब रक्त में गैसीय परिवर्तन हो जाता है। गैसीय परिवर्तन मीन्स, अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, रक्त में गैसीय परिवर्तन के कारण लालिमा, सूजन, जलन, दर्द, बेचैनी होती है, स्किन में खुजली, जलन, ये कालापन, ये सारी चीजें आ सकती हैं। तो ये कब आएगा, ये बर्निंग, रक्त में जब बर्निंग सेंसेशन होगा मीन्स की हीट बढ़ जाएगी। ये उस सर जो बोले थे उसी को हम लोग एक बार जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्यों लेना है, 2, 3 को सीडेट क्यों करना है। तो ये देखिए, जब भी गैसीय परिवर्तन होगा, ये ध्यान रखिए जो हमारी किताब कह रही है, गैसीय परिवर्तन का क्या मतलब है कि 3 स्टेज हैं, सॉलिड, लिपिड और गैसेस। तो जिन टेम्परेचर तीनों में, ऐसा नहीं कि सॉलिड में नहीं है, सब में है, लेकिन गैस कन्वर्ट होते होते उसमें टेम्परेचर हायर हो जाता है। टेम्परेचर कम होने से, हीट एनर्जी कम होने से वो सॉलिड रहेगा, थोड़ी बढ़ेगी तो लिक्विड होगा, और बढ़ेगी तो वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट होगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा उस एलिमेंट का तो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। पानी का एग्जांपल है, बर्फ बनेगा, पानी रहेगा और वो गैस बनेगा, फॉर्मेशन हो जाएगी। तो जब भी टेम्परेचर हायर होगा, गैसीय परिवर्तन माने गैसेस बढ़ेंगी, हीट बढ़ेगा। यहाँ सीधा सीधा मतलब हीट बढ़ने से है। तो जैसे ही तापमान बढ़ेगा, है ना, ठोस तरल में होगा, फिर वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमको ये जानने की जरूरत है कि जब गैस बनती है, ये ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक बोल रहा है, अमाशय में एसिडिटी बढ़ने पर गले में जलन और साइनस जैसी बीमारियां दिखती हैं। अब देखिए साइनस क्या है, वो ब्रेन में या सर में जो छोटे छोटे होल्स है वो साइनस है। वहां पर क्या होगा, जब ये
गैस ऊपर की तरफ उठेगी क्योंकि उसका नेचर है ऊपर जाना, एनर्जी जाते हैं ऊपर, जाते जाते वो टेम्परेचर कम होगा और वो जमेगी। तो ये कह रहा है कि एसिडिटी जिम्मेदार है माइग्रेन के लिए। एसिडिटी के कारण साइनस की बीमारी, माइग्रेन और ये होगा, गांठ भी ब्रेन में हो सकती है। मतलब हम ये समझें कि जो टेम्परेचर है, एसिडिटी माने हायर पीएच, तो एसिडिटी जिम्मेदार है जमाव के लिए, क्योंकि जब वो गैस जमेगी तो सिस्ट और नोड में कन्वर्ट होगी, माइग्रेन ये सब प्रॉब्लम होंगी, तो बहुत सारी चीजें आएंगी। तो हमको एसिडिटी के लिए जानने के लिए हम लोग बोल रहे थे कि क्यों जानना है कि एसिडिटी कहां तक ले जाए। एसिडिटी मतलब हायर पीएच, और जहां पर हाई टेम्परेचर है इसका मतलब कि हमारे पास गुण है। देखिए वायु और अग्नि, अग्नि ही एसिडिटी का मतलब हम लोग अग्नि से रिलेट करते हैं कि अग्नि ज्यादा है, अग्नि को हम लोग हायर पीएच में बोलते हैं, एसिड बोलते हैं, और वायु, तो ये दोनों ही मिलकर टेम्परेचर बढ़ाते हैं, क्योंकि वायु रहेगी तो जलने की कार्यक्रम को, जलने की कैपेसिटी को इंक्रीज कर देगी। तो अगर कहीं खुजली हो रही है, जलन हो रहा है, रेड हो रहा है, ब्लैक हो रहा है, इसका मतलब है कि वहां पर अग्नि है, वो हीट जनरेट कर रही है। खुजली मतलब अग्नि, जलन माने अग्नि, माने ये जो इसमें वायु और अग्नि इन दोनों की प्रबलता है। देखिए गुण क्या है, वायु, अग्नि तो सीधे जलाती है, वायु के जो ये गुण है रुक्षता, खरता, रूखापन, खुदरापन, और अग्नि का उष्णता और तीव्रता, तत्व उष्णता, अगर ये दोनों मिलते हैं तो ये सारे आपकी बॉडी को, उस पोर्शन के पीएच को, ब्लड के पीएच को इंक्रीज कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, जहां पर हमको ये मिलता है कि ये एक्टिविटी दिख रही है, काला होना, जलना, खुजली, रेड और ताव जो भी है, तो यहाँ पर हम ये मानेंगे कि एयर और अग्नि माने वायु और अग्नि बढ़ गई है और ये मिलके यहाँ काम करती है। तो हमें पिछले प्रिंसिपल की तरह अग्नि को और एयर को कम करना है, और वहां पे जलन को कम करने का जो गुण है, ये मृदु गुण आकाश में है, जल में स्निग्धता है, और ये सब ये जो गुण है, शीतलता गुण है जल का। तो कर्म को, गुण को देखेंगे हम लोग, तो अग्नि और वायु हमको हीट बढ़ा दिए, खुजली बढ़ा दिए, जलन बढ़ा दिए, उन दोनों को रिड्यूस करना। इट मीन्स कि 2 वायु और 3 अग्नि, तो 2 और 3 को हमको क्या करना है, सीडेट करना, कम करना है। तो ये लोग क्या करेंगे, अग्नि तत्व तो बढ़ाना कम कर देंगे, माने जो बढ़ गई वो नहीं रुकेगी, अब आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि एक बार हीट जनरेट कर दिए तो वापस ही नहीं लेंगे, इनमें वो नहीं है, लेकिन आगे नहीं बढ़ेगी। और उनको कम कौन करेगा, तो आकाश तत्व और जल तत्व। अगर उसका ल्यूमेन बढ़ा देंगे, एरिया बढ़ा देंगे, तो थोड़ी जलन कम हो जाएगी, और जल तत्व तो हीट को वैसे भी न्यूट्रलाइज करता है। तो ये जो जलन की ये है प्रोटोकॉल है, 2-3 सीडेट और 1-4 टोन, वो यही इसी पर्पज से। सर ने जैसा बताया कि हमको ढूंढना है कहाँ कहाँ करना है, वो फंक्शन है, लेकिन क्या करना है, 2-3 सीडेट 1-4 टोन इसलिए करना है कि हीट और वायु को डिक्रीज करना है, माने कम करना है, आकाश और जल को बढ़ाना है, क्योंकि ये मृदुता और मार्दव इनके जो गुण है और शीतलता, ये वहां ठंडक उत्पन्न करे। अब देखिए एसिडिटी हो या खास खुजली या सूजन हो, जलन हो, किसी भी स्तर पर किसी भी परिणाम हो, इन दोनों युग्म का प्रयोग करके लाभ लिया जा सकता है। हम ये सोचिए कि एसिडिटी हमको साइनस तक, दांत गिर जाता है, सर ने बताया था कि आंखों में वो क्या होता है जो ऑपरेशन, कैटरेक्ट, वो भी एसिडिटी के कारण होता है, उसका दांत गिरना एसिडिटी का रीजन हो सकता है। तो एसिडिटी बहुत सारी प्रॉब्लम को क्रिएट करती है। तो अगर हम ये सर्कुलेशन में कर रहे हैं, तो अगर हमको ब्लड में बात कहीं कर रहे हैं, ब्लड सर्कुलेट ही होती है, कहीं ब्लड आएगा उसमें हीट रहेगा तो जलेगी। अब किसी ने अलग से किसी की बर्निंग हो गई, दैट इज डिफरेंट, वो ब्लड का नहीं है, वो लोकल जोन का होगा। लेकिन अगर ब्लड के सर्कुलेशन पर ये हो रहा है तो हमें 2-3 सीडेट 1-4 टोन करना चाहिए। सर ने बताया था कि कहाँ ढूंढना है, वो तो अलग बात है। प्रोटोकॉल क्यों ये यूज कर रहे हैं 2-3 सीडेट 1-4 टोन, रीजन ये, ठीक है सर जी ठीक है।
एक और हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेते हैं इन्फेक्शन के लिए। इन्फेक्शन के लिए जो प्रोटोकॉल है, यहाँ पर वही गुण हम लोग यूज करेंगे। इसमें देखिए 0 और 9, 0 को टोन करना, 9 को सिडेट करना है। जो एनर्जी है 0 to 9 हाई ऑर्डर में है, 0 से लेके 9 तक 9 हाईएस्ट एनर्जी है, और ये अंधकार है और ये प्रकाश है। तो अगर जो परजीवी हैं, जिनको हम लोग अलग अलग बोलेंगे, ये कह रहा है कि संक्रमण के उपचार में 0 to 9 सिडेट करना है। क्यों करना है ये बड़ा जानना है। ऊर्जा के विकास के क्रम में 0 अर्थात गुहा स्थान, अंधकार एक ऐसा वाला स्थान है जहां पर जीवाणु रहना तो पसंद करते हैं, किंतु 0 ऊर्जा बढ़कर विकास के क्रम में उस स्थान से विस्थापित होना पड़ता है, और अंतिम ऊर्जा प्रकाश के कम करने से जीवाणु का विनाश असंभव है। तो 0 to 9 करने का पर्पज यही है कि अगर हम 9 को सिडेट कर 0 को टोन करते हैं तो उसको 9 की तरफ जाना है कीटाणु को, और उधर जब जाएगा तो वो किल होगा। इसीलिए एक हम लोगों का ये प्रोटोकॉल है कि 0 to 9 सिडेट जब भी इन्फेक्शन होना है, क्या करना है, 0 to 9 सिडेट को यूज करना है। इसके साथ हम लोग ये देखते हैं कि कभी बोलते हैं कि पानी को गर्म करके पी लो, मीन्स कि जो हीट एनर्जी है, हाईएस्ट हीट एनर्जी, वो संक्रमण के कीटाणुओं को किल कर देता है। जो हीट है वो संक्रमण के कीटाणुओं को किल करता है। ठंडा पानी में सर्वाइवल संभव है और गर्म पानी में सर्वाइवल संभव नहीं है, ऐसा हम लोग मान के चल रहे हैं। क्योंकि आप देखे होंगे एलोपैथ में भी डॉक्टर बोलता है कि पानी बॉयल करके पियो, क्योंकि जब वो 100 डिग्री टेम्परेचर पे जाएगा तो उसमें जो भी कीटाणु है, ये बैक्टीरिया और ये जो भी परजीवी है, उनकी डेथ हो जाएगी। तो हम जो प्रोटोकॉल यूज करते हैं कहीं कहीं पे, अगर संक्रमण है, ये देखिए क्या बोल रहे हैं, माइक्रोबायल इन्फेक्शन, इसमें ही हम कह रहे हैं कि मीठे मीठे दर्द, भारीपन उस क्षेत्र में उभार और गांठों है। ये देखिए उभार और गांठें भी दिखती हैं, तो हमें क्या करना है, इन्फेक्शन हम ये मान के चल रहे हैं कि है, तो 4-9 सिडेट 0-3 टोन, हीट बढ़ा रहे हैं और जल तत्व को घटा रहे हैं। जल तत्व का मतलब कि ठंडा, कोल्डनेस को कम कर रहे हैं, हीट को इंक्रीज कर रहे हैं, और 0 को इंक्रीज टोन करके 9 को सिडेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2 काम कर रहे हैं। एक तो हम 0 को टोन कर रहे हैं, 9 को सिडेट कर रहे हैं, उसका फंक्शन ये है कि वहां से उसको बाहर निकलना है, इन्फेक्शन कीटाणुओं को। और दूसरा हम हीट एनर्जी बढ़ा रहे हैं कि हीट से उसकी डेथ हो जाएगी, और 4 सिडेट कर रहे हैं कि हीट बढ़ेगी, माने 4 कम करेंगे तो हीट बढ़ना आसान है। तो बैलेंसिंग का प्रिंसिपल है 0 to 9 सिडेट, 3 to 4 सिडेट। तो ये भी एक इन्फेक्शन के लिए यूज किया जाएगा। हृदय क्षेत्र में भी अगर ये होता है तो ऐसा हम लोग यूज करेंगे। अब एक तो ये प्रिंसिपल था जो हम लोगों का एक एक और थोड़ा 5 मिनट समय ले लें और आप लोगों का। जी सर। यस सर। मैं सिर्फ ये उस पर डिस्कस करना चाह रहा था कि प्रोटोकॉल तो क्यों लिया गया, उसको हम लोग जानने की कोशिश करें। ये कह रहा है कि ब्लड जो है टेम्परेचर मेंटेन करता है पूरी बॉडी में, हम सब लोग पढ़े हैं, इसका pH 7.4 होता है। लेकिन ब्लड में जो है 3+4, जिसको हम लोग पित्त बोलते हैं, ये ब्लड का एक प्रधान घटक है। हम लोग ये भी बोलते हैं 3+4 ब्लड है, मतलब मुख्य रूप से 3+4 को हम लोग ब्लड बोल सकते हैं। है ये पित्त, लेकिन बोलते हैं कि ये इसकी अधिकता रक्त की गति को बढ़ा देता है। जब वो 3 और 4 पित्त बढ़ेगा, मतलब क्या है, जल और अग्नि बढ़ेगी, जल और अग्नि बढ़ेगी तो pH भी बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगी, प्रेशर बढ़ेगा। तो जो आर्गन की कोई ब्लड वेसल्स
कमजोर होंगी वहां फट जाएगी। देखिए ब्लड हायर फ्लो हो रहा है, हायर पीएच का फ्लो हो रहा है, क्योंकि उसमें पित्त घटक ज्यादा है। अगर एसिडिटी बढ़ती है, ध्यान से देखिएगा, ये एसिडिटी बढ़ाएगा 3-4, तो अगर ये बढ़ती है किसी वजह से, अग्नि है और जल है तो पित्त बढ़ेगा। अगर ये बढ़ता है तो ये कह रहा है कि रक्त की गति को बढ़ा देता है। ये बढ़ता है तो रक्त की गति जब बढ़ जाएगी और किसी भी आर्गन की जो ब्लड वेसल्स हैं अगर कहीं पे कमजोर हैं तो वहां पर वो झिल्ली क्या होगी, जो ब्लड की वेसल्स की है, जिसको हम लोग मेम्ब्रेन बोल रहे हैं, वो फट सकती है, तो वहां से ब्लड फ्लो होने लगेगा। तो कहीं पे भी जब देखिए एक तो फ्लो हो गया वो प्लेटलेट से, हम वहां पे भी नहीं जा रहे, हम अभी बात कर रहे हैं पित्त की, ये एनालिसिस पे। तो अगर फट जाती है झिल्ली तो वहां से ब्लड फ्लो होने लगेगा, वो बॉडी का कोई भी पार्ट हो सकता है जहां पर वीक है। तो हमें क्या करना है, रीजन वहीं पे ढूंढना है कि क्यों बढ़ता है, बढ़ाने वाला कौन है, और उसको बैलेंस करने के लिए उसको घटाने वाला कौन है। तो देखिए यहाँ पर 3 और 4 को सीडेट करना है, जहां पे भी ब्लड का फ्लो हो रहा है। कैसे, झिल्ली फटकर बाहर की तरफ, ओरिजिनल में नहीं, जहां पे होना चाहिए वहां नहीं, जहां पर नहीं होना चाहिए। अगर मेम्ब्रेन फटने से ब्लड का फ्लो हो रहा है तो हमको क्या करना है, पित्त को सीडेट करना है, माने ब्लड की हीट एनर्जी को कम करना है, पीएच कम करना है, ब्लड की हीट एनर्जी को कम करना है। और चूंकि वो अमाउंट ज्यादा हो गया है पानी, उसको भी कम करेंगे, क्योंकि अगर ब्लड का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा फ्लो का तो वो फटेगी। तो हमको उसकी क्या करना है, हीट को कम करना है और थोड़ा फ्लो को भी कम करना है, 4 को भी सीडेट कर रहे हैं, मतलब हम टोटल पित्त को कम कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ फ्लो कर रहे हैं कम हीट के साथ। तो ये तो हुआ रीजन कि कम अब जाएगा हीट और कम ब्लड जाएगा। दूसरा, वो जो अब उसको रिपेयर होना है, उसको जुड़ना है, माने वहां स्थायित्व ले आना है, फटे ना। तो उसके लिए जो अस्थायित्व ले आने के लिए द्रव्य है वो है पृथ्वी, इनका कर्म स्टेबिलिटी। तो 5 को टोन करेंगे। तो जहां पे भी ब्लड जहां फ्लो नहीं करना चाहिए, स्किन फटने से, मैंने मेम्ब्रेन फटने से बह रहा है, तो ये मेरा जो प्रोटोकॉल होगा 3-4 सीडेट 5 टोन। ये क्यों होगा, इसका रीजन हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हमको पित्त कम करना है और अस्थायित्व को बढ़ाना है। तो ये हम 3-4 प्रोटोकॉल के बेसिक रीजन डिस्कस करने की कोशिश कर रहे थे कि ये क्यों लेना है, 3-4 सीडेट 5 टोन क्यों लेना है, या 2-3 सीडेट 1-4 टोन क्यों लेना है, 4-5 सीडेट 3-6 टोन है। ये 4-5 प्रोटोकॉल इस लेशन में मैक्सिमम यूज किए गए हैं, इस लेशन में पर्टिकुलर। बाकी हम लोग ये देखेंगे कि इसमें टेबल बना हुआ है कि कहाँ कौन सा लेंगे, कहाँ पे क्या है अलग अलग। तो हमने सिर्फ प्रोटोकॉल के रीजन, क्यों ये प्रोटोकॉल लिया गया, डिस्कस करने की कोशिश किया। बाकी जैसा लगा आप लोगों को, क्योंकि अब 9:45 बजने जा रहा। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा सर, थैंक यू वेरी मच। चैप्टर वो हो गया, तो शुरू के चैप्टर पूरे हो गए, 3-4 चैप्टर हो गए, मतलब उसमें आगे थोड़ा सा बाकी है, लेकिन फिर ये मेन हो गया। चलिए बहुत बढ़िया प्यारे जी, मुझे बता दिया 0 to 9 स्टेट वाला भी बता दिया। 0 to 9 स्टेट का आप लोगों को डेवलपमेंट मालूम है कि नहीं? हमने एक ग्रुप में उसमें डाला हुआ था वीडियो में, कभी आप सर्च करिएगा तो उसमें मिलेगा डेवलपमेंट ऑफ इन्फेक्शन प्रोटोकॉल, डेवलपमेंट ऑफ इन्फेक्शन प्रोटोकॉल। ये बताते हैं, कहानी इस तरह है कि 2 मिनट क्यों लगेगा। कहानी इस तरह है कि प्रोफेसर पार्क जी आए हुए थे और उनको छोड़ने के लिए लोग जा रहे थे, हमारे प्रोफेसर वगैरह बैठे थे, तो उनसे पूछा गया कि आजकल इन्फेक्शन बहुत फैला हुआ है। अरे जी थोड़ा बंद कर लीजिए, इन्फेक्शन बहुत फैला हुआ है तो उस पर क्या किया जाए। तो प्रोफेसर पार्क जी ने बिल्कुल जैसे ऋषि नहीं होते हैं वैसे केवल एक सूक्त वाक्य बोला। उन्होंने कहा
उन्होंने कहा टोन, डार्कनेस, सीडेट, लाइटनेस। एक बस सेंटेंस बजना बोला, बोलने के बाद चुप हो गए। चाइनीज के थे वो। अब आप सोचिए उसके बाद ये हुआ कि चाइनीज में कौन सा, आप बताइए चाइनीज में कौन सा होगा, चाइनीज में बताइए, जरा डिस्कस करिए चाइनीज में क्या हो सकता है। एक आर्गन सोर्स पॉइंट होगा, क्लेफ पॉइंट होगा। Cleft point Yes. organ. एक ऑर्गन सोर्स पॉइंट में हम लोग कहते नहीं कि ये ऑर्गन है, मतलब सोर्स पॉइंट है, यानी यहीं से शुरू हुआ है, तो यानी उत्पत्ति यहीं से हुई, यही तो कह रहा है, उसमें मेडिटेशन में आया। और उधर जिगर पॉइंट को हम लोग क्या बोल रहे थे, बौद्ध मंदिरों का पॉइंट, याद करिए। तो बौद्ध मंदिर माने ऊर्जा का, जैसे हमारे मंदिर होते हैं कि कहते हैं कि ऊर्जा बहुत अधिक रहती है, तो ऊर्जा मतलब प्रकाशमान ऊर्जा, तो प्रकाशमान ऊर्जा। तो ये हुआ कि जिगर पॉइंट को सीडेट और ऑर्गन सोर्स पॉइंट को टोन, ये वहां बना। उससे फिर यहाँ डेवलप तुरंत हो गया कि 0 टोन 9 सीडेट। हमारे 0 क्या है, तम, और 9 क्या है, प्रकाशमान ऊर्जा, आत्मा। तो बस वहीं से प्रोटोकॉल ये डेवलप हुआ है, ये जो बना है। तो बनाने के पीछे जो भूमिका थी वो प्रोफेसर आलोक कमलिया साहब ने बताया था। तो हमने एक ग्रुप उसमें डाला हुआ है, एक वीडियो बना करके, तो उसमें डाल दिया है। तो यही है बहरहाल, हम लोग जो है तिवारी जी ने जो कुछ कहा उसको आगे फैलाएंगे, अभी वीडियो में आएगा तो उसको फैलाएंगे, खुद ज्ञान को बढ़ाएंगे, तो कम से कम आपको रट जाएगा। ये कुछ याद नहीं करना, ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा, फिर आपको सारे प्रोटोकॉल बनाने में आयुर्वेद की आसानी हो जाएगी। बस केवल आपको प्लॉटिंग समझना है कि कहाँ पर उसको रखा हुआ है, किस जगह रखा हुआ है। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग खेमका सर के सपनों को पूरा करेंगे। सपने क्या हमको मालूम है, ईच वन, रीच वन, ईच वन, ट्रीट वन, ईच वन, टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग कल फिर मिलते हैं, इसी आशा के साथ विदा। प्रणाम सर। Thank you, sir.